गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? बहुत टाइम हो गया ना। शेखावटी मिशन 100 जो हमने स्टार्ट किया था, उसका हमने फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले, जिसमें हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पुष्पीय पादपों में लैंगिजन उनको अच्छे से पढ़ा था। यानी पूरे चैप्टर में जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स बन सकते हैं, जितने भी छोटी लाइन वाले क्वेश्चन बन सकते हैं और बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, सबको देखा था। तो उससे क्या थोड़ा वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया था, 1 घंटे से ऊपर का बन गया था। तो आज हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के सिर्फ़ एमसीक्यूज़ है खूब सारे और फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको एक पार्ट में करेंगे, फिर छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन को एक साथ कर लेंगे। ठीक है? तो शुरुआत करते हैं फिर अपने आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। ठीक है ना? चैप्टर का नाम क्या है अपना? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है? ये चैप्टर नंबर जो सेकंड है, इसमें कुल क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? कुल क्वेश्चन 6 आने वाले हैं और अंक बार कितना रहने वाला है हमारा? 4 अंकों का रहने वाला है। ठीक है? तो ये सब आपको दिख रहा होगा। इस सेशन में हमने ये एक नई शुरुआत की है, जिससे आप बायोलॉजी के हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स एग्जाम भी बहुत नज़दीक है, इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? प्रोजेस्टेरोन स्रावित किया जाता है। एक हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन, जो कि फीमेल से निकलने वाला एक हार्मोन होता है। ये जो हार्मोन होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है वो हार्मोन कहाँ से स्रावित किया जाता है? कॉर्पस एरोटा से, कॉर्पस एल्बिगेंस से, कॉर्पस ल्यूटियम से या कॉर्पस कैलोसम से? इसका राइट आंसर तो कॉर्पस ल्यूटियम बिल्कुल सही है। अब आपको क्या पता है कॉर्पस ल्यूटियम होता क्या है? आपने सुना होगा कॉर्पस ल्यूटियम बनता कैसे है ना? ये सब क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा, है ना? अगर मैं आपको बताऊँ कॉर्पस ल्यूटियम जब ओव्यूलेशन होता है 14 डेज़ पर, यानी वो पीरियड्स चलते हैं फीमेल के अंदर, उन पीरियड्स टाइम में जब 14 डेज़ पे जो ओव्यूलेशन होता है, जो जो ग्राफिन फॉलिकल होता है, वो फटती है। उस फटने से ग्राफिन फॉलिकल जो फटी हुई होती है ना, उसी से कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। ठीक है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए भई, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता था। आगे पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि निम्न में से कौन-सा मादा में गर्भपात का एक कारण है? ठीक है? तो इस क्वेश्चन में देखो ऐसे देखा जाए ना, तो इस क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है। वैसे कभी जीवाणु से, विषाणु से और माइकोप्लाज्मा से कभी भी गर्भपात नहीं होता है। बट कुछ केसेस में हो भी सकता है। बट कुछ केसेस में पॉसिबिलिटी भी है। ठीक है? ऐसा नहीं कि हम कभी नहीं कह सकते कि जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्मा से कभी भी गर्भपात के चांसेस नहीं है। बट इस अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन का उत्तर अप्रोक्स में से कोई नहीं होगा, क्योंकि गर्भपात के कारण क्रोमोसोम में कोई ना कोई अबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है, वो हो जाती है ना? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी सही है अकॉर्डिंग टू दिस लैंग्वेज। कोई सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वह कोशिकीय परत जो मानव में बार-बार अपाचित और पुनर्उत्पादित, यानी कि बार-बार वो डीजेनरेट होती है और साथ में क्या होती है? रीजनरेट भी होती है, यानी टूटती भी है और बनती भी है। अब जब पीरियड्स आते हैं, उस पीरियड्स के टाइम में क्या होता है? महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसके दौरान गर्भाशय की जो सबसे अंदर वाली परत होती है, जिसे अपने एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जिसे अपने अंतःस्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतःस्तर, एंडोमेट्रियम। वो टूटती है हर महीने, रक्तस्राव के रूप में। जो पीरियड्स में ब्लीडिंग होती है ना, उस टाइम ये एंडोमेट्रियम परत ही टूटती है। एनसीईआरटी में लिखी थी कि ये एंडोमेट्रियम अपने गर्भाशय के अंत परत रोती है, वीपिंग, है ना? क्राइंग, ऐसे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। वो बात सही भी है, क्योंकि हर महीने में वो एंडोमेट्रियम परत ही झड़ती है, टूटती है। उस वजह से क्या होता है? ब्लीडिंग होती है और बार-बार नहीं भी बनती है। और ये तब तक चलता है जब तक कि निषेचन ना हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अंड जनन की क्रिया जो होती है, वो कहाँ प्रारंभ अंड जनन क्रिया का प्रारंभन कब होता है? देखो, ये अगर हम इस क्वेश्चन का थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट पूछें, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन देखो, यौन आरंभ की अवस्था में, रजोदर्शन के दौरान यानी प्यूबर्टी, बाल्यावस्था व किशोरावस्था के मध्य में, भ्रूणीय परिवर्धन अवस्था के दौरान। अब जो अंडजनन होता है, oogenesis जिसे हम कहते हैं, ये प्रारंभ कब होता है? यानी कि कुल मिला के ओवम बनना प्रारंभ कब हो जाते हैं? अगर हम फीमेल की बात करें तो ये भ्रूणीय अवस्था में ये काम शुरू हो जाता है। जब लड़की माँ के गर्भ में होती है, उसी समय क्या हो जाता है, ये अंडजनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। पर पुरुषों में थोड़ा अलग होता है। पुरुषों में ये भ्रूणीय अवस्था में नहीं होता है। पुरुषों में कब होता है? जब प्यूबर्टी आती है, यौवनावस्था प्रारंभ होती है, उस समय होता है। ठीक है ना? कोई डाउट नहीं है। और जब
फीमेल यानी जब भी लड़की का जन्म होता है उस समय लाखों प्राइमरी फॉलिकल्स पहले से मौजूद होती है, जो बाद में धीरे-धीरे क्या होती है, मैच्योर होती है। ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। लघु बघोष्ठ यानी लेबिया माइनोरा के ऊपरी संयोजन स्थल के समीप व मूत्र छिद्र के ठीक ऊपर पाई जाने वाली छोटी अंगुलीनुमा संरचना क्या होती है? अगर आप एक्सटर्नल जेनिटल का स्टडी करो फीमेल के अंदर, तो आपको क्या दिखता है ना? अपने डायग्राम तो अभी यहाँ नहीं बना पाएँगे, बट आपको क्या-क्या दिखता है? उसमें अगर सबसे बाहर देखें तो बाहर बड़े लिप्स दिखते हैं, जो उन्हें क्या बोलते हैं, अपने लेबिया मेजोरा बोलते हैं, और अंदर वाले को लेबिया माइनोरा बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि लेबिया माइनोरा के ऊपरी संयोजन, जहाँ पर ऊपर वो इकट्ठे हो रहे हैं, उसके समीप और मूत्रजनन छिद्र के ठीक ऊपर एक छोटी अंगुलीनुमा संरचना मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? और बहुत ही सेंसिटिव वो चीज़ होती है ना? उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? क्लिटोरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लिटोरियस बोलते हैं या बग शेप बोलते हैं। क्लिटोरिस बोलते हैं या हिंदी में क्या बोलते हैं? बग शेप बोलते हैं। अगर मैं और आगे बात करूँ, तो जैसे कि मेल के अंदर होता है ना शेषन, पेनिस होता है, उसी के समजात होता है क्लिटोरियस, क्योंकि दोनों की जो उत्पत्ति होती है वो सेम टिश्यू से होती है। किस-किस की? एक तो अपने पेनिस की और एक क्लिटोरियस की। दोनों की उत्पत्ति एक सेम टिश्यू के होने की वजह से दोनों की हम होमोलोगस ऑर्गन बोल देते हैं। ठीक है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? क्लिटोरियस। सूत्रगुणिता। सूत्रगुणिता के आधार पर निम्न में से क्या अलग है? सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी पोलर बॉडी, प्राइमरी oocyte या अंडाणु। ठीक है? अब देखो प्राइमरी oocyte जिसकी हम बात करें ना, ये सिर्फ 2n है। प्राइमरी से 2n है, ये भी n है, ये भी n है और ये भी n है। ओवम तो आपको पता ही है n ही होता है। सेकेंडरी पोलर बॉडी भी n होती है और सेकेंडरी oocyte भी क्या होता है? अगुणित हैप्लॉइड ही होता है। ठीक है ना? क्योंकि प्राइमरी oocyte क्या होता है? डिप्लॉइड होता है, और ये वह कोशिका है जिसमें क्या होता है? मियोसिस पूरा ही नहीं हो पाता है। ठीक है ना? और सेकेंडरी oocyte जो होता है ना, यह पहले असूत्री विभाजन के बाद बनती है, यानी फर्स्ट मियोसिस के बाद जस्ट बनती है। ठीक है? और जो अपनी सेकेंडरी पोलर बॉडी होती है तो हैप्लॉइड होती ही है, और ओवम तो हैप्लॉइड होता ही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? स बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानव जनन प्रक्रिया में सही क्रम को पहचानो। सबसे पहले क्या होता है? गैमेट का फॉर्मेशन, युग्मक जनन होता है, यानी गैमेटोजेनेसिस होता है। उसके जस्ट बाद क्या होता है? गैमेट बनने के बाद गैमेट फ्यूज होने वाला है, यानी युग्मक संलयन होने वाला है। फिर उससे युग्मनज बनने वाला है। फिर उससे क्या बनने वाला है? युग्मनज बनने वाला है। और एंड में क्या हो जाएगा हमारा? भ्रूणीय परिवर्तन। देखो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपको अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, एक तो होता है मेल गैमेट, इधर है फीमेल गैमेट। ये तो गैमेट बन गए, है ना? ये तो गैमेट बन गए। और गैमेट बनने के बाद क्या होता है? गैमेट बनने के बाद क्या बनता है हमारा? युग्मक संलयन होता है। पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, फिर गैमेट फ्यूजन होगा, यहाँ पे गैमेट फ्यूजन होगा। इससे क्या बन गया हमारा? युग्मनज बन गया। युग्मनज बनने के बाद क्या होने वाला है? भ्रूणीय परिवर्तन। इससे क्या बन जाएगा? ये इसमें क्या होगा? क्लीवेज होगा। क्लीवेज के बाद कौन सी अवस्था आ जाएगी? उसके बाद ब्लास्टुला आ जाएगी, सॉरी, मोरुला अवस्था आएगी। मोरुला के बाद ब्लास्टुला, और फिर गैस्ट्रुला अवस्था आएगी, है ना? तो ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। ठीक है? आगे चलें। आप कोई भी डाउट हो तो रोको, कमेंट्स पूछो, क्योंकि मैं लाइव तो नहीं हूँ, क्योंकि लाइव से थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है ना? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ? निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं में बंधेकरण की प्रक्रिया है? अंजनन तो क्या है? ओवम बनाने की प्रक्रिया, यानी गैमेट बनाने की एक प्रक्रिया है। नलिका उच्छेदन, इसे क्या बोलते हैं हम? ट्यूबैक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबैक्टोमी बोल देते हैं। शुक्रजनन, ये क्या होता है? शुक्राणु बनाने की प्रक्रिया, ये अंडाणु बनाने की प्रक्रिया है। शुक्रवाहक उच्छेदन, इसे क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी। ठीक है ना? नलिका उच्छेदन क्या होता है? ट्यूबैक्टोमी होती है, और शुक्रवाहक उच्छेदन क्या होती है? वैसेक्टोमी। अब हमसे पूछा है कौन सी महिलाओं में बंधेकरण की? महिलाओं में पूछा है, पुरुषों में नहीं पूछा है। महिलाओं में पूछा हो तो क्या हो जाएगी? नलिका उच्छेदन। नलिका मतलब अंडवाहिनी को काटा और बांध दिया, तो नलिका उच्छेदन। शुक्रवाही को काटा और बांध दिया, तो शुक्रवाही का उच्छेदन। ये तरह से क्या होती है महिलाओं में? ये होती है ना नलिका उच्छेदन, ट्यूबैक्टोमी। ये महिलाओं में गर्भ निरोध का एक स्थायी परमानेंट तरीका है, जिसमें अपने क्या करते हैं? फलोपियन ट्यूब या डिंब वाहिनी या अंडवाहिनी छोटे से हिस्से को काटकर बांध देते हैं, जिसे अपने ट्यूबैक्टोमी बोल देते हैं। और शुक्रवाही का उच्छेदन यानी वैसेक्टोमी पुरुषों के लिए होता है, आपको पहले से पता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। लीडिंग कोशिकाएं। अब जो लीडिंग कोशिकाएं होती है ना, लीडिंग कोशिकाएं होती क्या है?
अगर अपने शुक्रजनन नलिकाओं की टीएस काटते हैं तो वहाँ पे अपने को बीच-बीच में कुछ गैप्स मिलते हैं जहाँ पे सेमिनिफेस ट्यूबुल्स के बीच-बीच में अंतराली कोशिकाएँ मिलती है, उसी को लीडिंग सेल्स बोलते हैं ना। लीडिंग सेल्स एक हार्मोन निकालती है, उसका नाम है एंड्रोजन। असल में एंड्रोजन एक हार्मोन नहीं है, वो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स का नाम है। एंड्रोजन किसी एक हार्मोन का नाम नहीं होता है, उसमें मुख्यतः एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो मुख्य लैंगिक हार्मोन होता है मेल के, है ना? क्वेश्चन में पूछा है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन कौन-सा है? तो वो एंड्रोजन है। एस्ट्रोजन फीमेल का है और प्रोजेस्टेरोन भी फीमेल का है और एचसीजी तो फीमेल से संबंधित है। तो जो एंड्रोजन है ना, वो मेल का है और लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित होता है, उसका नाम क्या है? एंड्रोजन। याद रखना एंड्रोजन एक हार्मोन का नाम नहीं है, वो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स का नाम है। उसमें जो मेन हार्मोन है ना, वो टेस्टोस्टेरोन है, जो नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? मादा यानी मानव में प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं? देखो, जहाँ पर भी गैमेट्स बने, जैसे कि मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं और फीमेल के अंदर ओवम बनते हैं, तो वो उनके क्या बन जाएँगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बन जाएँगे। तो यहाँ पे पूछा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से है फीमेल के? स्तनग्रंथियाँ तो बिल्कुल भी नहीं होती, अंडाशय भी नहीं, अंडाणु भी नहीं और गर्भाशय नहीं। तो मैंने तो सारे ऑप्शन कर दिए। तो असल में ओवम का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय हो जाएगा। और यही अगर मैं मेल की बात करता तो वहाँ पे क्या हो जाता है हमारा? वृषण हो जाते हैं, टेस्टिस हो जाते हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। शुक्राणुजनन स्पर्मियोजेनेसिस, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस। दोनों में थोड़ा-सा डिफरेंस है। शुक्राणु के बनने की पूरी प्रक्रिया जो चलती है ना, उसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। परंतु शुक्राणु पूर्व से स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। शुक्राणु प्रसव से शुक्राणु में रूपांतरण क्या कहलाता है अपना? स्पर्मेटिड से ही स्पर्म का फॉर्मेशन कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है? असल में जो होता है ना स्पर्मेटिड, वो गोल होता है और अचल होता है। इसमें एक लंबी पूंछ वाले गतिशील शुक्राणु बन जाते हैं, है ना? स्पर्मेटिड्स कैसे होते हैं? गोल होते हैं और अचल होते हैं, पर उसमें एक लंबी पूंछ वाले अगर मोटाइल स्पर्म बन रहा है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस बोल देंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि नर जनन तंत्र से संबंधित नहीं है। देखो, नर में वृषण है, शुक्राशय भी है, शीशन भी है। अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले बगशेफ, क्लिटोरियस, लेबिया माइनोरा जहाँ के ऊपर खट्टी हो रही है, जहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है, संवेदनशील संरचना बन रही है, जो बहुत सेंसिटिव हुई थी, जिसे हमने क्लिटोरियस बोला था, जो शीशन के कैसी है? होमोलोगस है ना? तो ये फीमेल का पार्ट है भाई, क्लिटोरियस बहुत सेंसिटिव होती है ये जगह। ठीक है? बगशेफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक्रोसोम का संबंध निम्न क्रिया से है? वीर्यसेचन से यानी इंसेमिनेशन से, निषेचन से, लिंग निर्धारण से या उपरोक्त सभी से। मैंने 4 ऑप्शन काट दिए, पर इसमें एक ऑप्शन सही है जो आपके सामने उत्तर दिया हुआ है, वही इसका राइट आंसर है, निषेचन। क्या बोलते हैं उसे? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब जब स्पर्म पहुंचा ओवम के पास, जब वो ओवम के पास पहुंचा है तो शुक्राणु के सिर पर एक टोपी जैसी संरचना बन जाती है, उसे अपने एक्रोसोम कहते हैं। इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। इस एंजाइम का नाम क्या होता है? हाइल्यूरोडिनेज, जो अंडाणु की बाहरी परत को क्या करता है? गला देता है ना? ताकि निषेचन की क्रिया क्या हो सके? पूरी हो सके। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? निषेचन। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 4 शुक्राणु प्रसू कोशिकाओं से कितने शुक्राणु बनेंगे? लास्ट में कैसे होते हैं? 4 शुक्राणु प्रपसु बनते हैं, 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, तो इनसे 4 ही स्पर्म बन पाएंगे। तो 4 शुक्राणु प्रसु यानी कि 4 स्पर्मेटिड से 4 ही स्पर्म बन पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखो 15, ये कहता है जरायुज प्राणी। जरायुज प्राणी क्या होते हैं? एक देखो, प्राणी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओविपेरस, एक होता है विविपेरस, है ना? एक मैंने क्या लिखा, देखो मैं लिख के कहता हूँ, एक तो होता है ओविपेरस। क्या होते हैं? ओविपेरस। और एक होते हैं विविपेरस, यानी जो प्राणी अपने ही समान जीव को जन्म दे दे, उन्हें बोलते हैं जरायुज प्राणी। जैसे हम ह्यूमन है, क्या ह्यूमन पहले कभी अंडे देता है फिर उसमें से कोई जीव बाहर आता है? ऐसा नहीं होता ना। ह्यूमन क्या करता है, जैसे हम होते हैं वैसे ही पैदा होते हैं। तो हम विविपेरस प्राणी है, जरायुज प्राणी है। और जो पहले अंडे देते हैं और अंडे से कोई जीव अगर बाहर आता है तो उसे बोलते हैं अंडज, ओविपेरस। तो यहाँ पे मेंढक भी अंडे देता है, सर्प भी अंडे देता है और चिड़िया भी अंडे देती है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को और समझना। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मानव के शुक्राणु में अलिंग सूत्र होते हैं, यानी कि हमसे पूछ रहा है कि इसमें ऑटोसोम्स कितने होते हैं। क्या पूछ रहा है हमसे? ऑटोसोम्स पूछ रहा है। हमेशा इंग्लिश पे ध्यान दिया करो। अब देखो, अब ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम है, आपको सबको पता है ना, 46 क्रोमोसोम है, ये संख्या में है। अगर हमसे पेयर पूछे तो कितने होते? 23 पेयर होते, ठीक है, 23। अब इसमें देखो ऑप्शन में कहीं पर भी आपको 44 नहीं मिल रहा, 44 ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा। अगर इस ऑप्शन में 44 होता, सबसे बेस्ट आंसर इसका 44 होना चाहिए था, क्योंकि इसमें से हमने से कुछ पेयर्स नहीं पूछे, जोड़ी नहीं पूछे। जब हमसे जोड़ी नहीं पूछे तो हमें नंबर बताने होते हैं। तो यहाँ पे 44 ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? 22 ढूंढ रहे हैं। 22 पेयर्स होते हैं। असल में 46 क्रोमोसोम है, उनमें से 44 तो कैसे होते हैं? ऑटोसोम्स है, कायिक गुणसूत्र है। और जो दो बच गए वो कौन से होते हैं? हमारे लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम, उन्हें एलोसोम्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखना। तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या बनना चाहिए था? हमारा 44, पर इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है? हमारा 22 बन रहा है। ठीक है, आगे चले। तो डाउट किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कहता है कि शुक्राणु व अंडाणु का संलयन होता है गर्भाशय में, योनि में, फैलोपियन ट्यूब में, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, क्वेश्चन हमेशा जब भी आए ना तो उसके ऑप्शन बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब शुक्राणु व अंडाणु का संलयन असल में कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है। पहला ऑप्शन तो ये बनता है, अंडवाहिनी, जिसे अपने फैलोपियन ट्यूब, डिंब वाहिनी, ये सब कुछ बोल देते हैं। ठीक है। और सेकंड ऑप्शन क्या बनता है? कहाँ पर होता है? इसके तीन भाग होते हैं अंडवाहिनी के, एम्पुला, इस्थमस और इन्फंडिबुलम। असल में एम्पुला वाला भाग में होता है, पर उससे भी डीप जाके पूछे तो कहाँ होता है? तो वो होता है एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर। पहले ऑप्शन पे क्या है? फैलोपियन ट्यूब। दूसरा ऑप्शन पूछे तो हम क्या करेंगे? एम्पुला करेंगे। एम्पुला के अंदर पूछ ले कि एम्पुला में कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे एम्पुला इस्थमस जंक्शन पे होता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि शुक्रजनक नलिका में पोषक कोशिकाएं, जिसे अपने क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है। शुक्रजनक नलिका यानी सेमीफिश ट्यूबल्स में पोषक कोशिकाएं पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सॉरी सॉरी, मेरे गलत हो गया, यहाँ पे ट्रोफोप्लास्ट नहीं होगा, ट्रोफोप्लास्ट तो यहाँ पे मोरुला अवस्था मिलेगी। शुक्रजनक नलिका में पोषक कोशिकाएं पाई जाती है। लेडिंग सेल्स, सटोली सेल्स, पुट्टिका कोशिकाएं या क्रोमिफिन सेल। ये तो ऑप्शन बिल्कुल खत्म हो गया। अब जो सटोली कोशिकाएं होती है वो क्या करती है? शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम करती है, न्यूट्रिशन देती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम? नर्स सेल भी बोल देते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, प्रोस्टेट ग्रंथि के स्त्राव का कार्य क्या होता है? अब प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ होती है? आपको पता है ना प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ होती है, और ये कहाँ छोड़ती है? ये हल्का सा क्षारीय तरल छोड़ती है। क्या छोड़ती है? हल्का सा क्षारीय तरल। इससे जो लिक्विड निकलता है ना वो क्षारीय होता है। ठीक है। और ये जो स्त्राव होता है वो शुक्राणु को क्या करता है? एक्टिव कर देता है और गतिशील बनाए रखने में हेल्प करता है। और ये सीमन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, या बड़ा हिस्सा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखो, शुक्राणु की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो कहाँ स्थित होती है? गुब्रेनुकुलम, नो, अधिवृषण, नो, शुक्राशय के पास होती है। भाई कहाँ होती है? शुक्राशय के पास होती है। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो मूत्राशय के ठीक नीचे शुक्राशय के पास में स्थित होती है। और ये मूत्र मार्ग के जो शुरुआती हिस्सा है ना उसको घेरे रहती है ना। आपने डायग्राम में देखा होगा। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही हो जाएगा। वृषण कोश में तापमान शरीर के ताप से कितना कम होता है? 2 से 2.5 डिग्री। अब आपको पता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा भाई कौन सा ऑप्शन सही है। पहले तो ऑप्शन देखो, 2.5 डिग्री आ रहा है तो सबसे बेस्ट है, 2 आ रहा है तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना तो देखो 2 है, 2 तो है पर ढाई नहीं है, ना 3 है। अगर ऑप्शन में देखो आपको ना 2, ढाई और 3 ऑप्शन ढूंढने हैं। यहाँ पे 2 है तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 2 ना होता ढाई होता, ढाई सही होता। ढाई ना होके 3 होता और 2 ऑप्शन में नहीं होता तो 3 सही होता। पर आपको ऑप्शन में प्रायोरिटी किसको देनी है? ढाई को और 2 को बस। ठीक है। ऑप्शन पे डिपेंड करेंगे क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं अब हम। मानव वृषण के लिए निम्न में सही क्या है? मानव वृषण के लिए निम्न में सही है ग्राफिन पुट्टिका। ये नहीं, ये तो मानव वृषण में होती नहीं, ये तो फीमेल का है। यहाँ पे भी ग्राफिन पुट्टिका काट दो। सटोली कोशिका सही है, शुक्रजनक नलिका सही है, लीडिंग सेल सही है। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है। और द में भी ग्राफिन पुट्टिका तो ये कट गया। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 23 देखो, मादा बाह्य जननांगों के भाग है, अंडाशय, ये तो बाहरी जननांग नहीं है। स्तनग्रंथियां भी बाहरी, मादा के बाह्य जननांग में जाएंगे। स्तनग्रंथियां एक मेमरी ग्लैंड है भाई, है ना। मोन्स प्यूबिस बिल्कुल है, लेबिया माइनोरा है और क्लिटोरियस भी है। ऑप्शन नंबर 3 4 5 जहां पे आएंगे वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 4 और 5, 3 4 और 5, ये ऑप्शन नंबर 7 बिल्कुल सही है, 3 4 और 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 24 पे अब आ जाते हैं हम। निम्न में से किस हार्मोन की ऋतुस्राव में कोई भूमिका नहीं है? ऋतुस्राव मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स में कोई भूमिका नहीं है। एलएच की भूमिका बिल्कुल है, एफएसएच की बिल्कुल है, और एंड्रो, ये एस्ट्रोडियल है ना, ये एस्ट्रोजन हार्मोन का एक पार्ट होता है ना, एस्ट्रोजनों का ही। और टीएसएच थायराइड स्टिमुलाइजिंग हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, इसका इसमें कोई रोल नहीं है, ये थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करता है ना, तो इसमें इसका कोई रोल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि रजो निवृत्ति के पश्चात मूत्र में निम्न हार्मोन के निष्कासित की मात्रा बढ़ जाती है। रजो निवृत्ति मतलब मिनोपोज की बात कर रहा है। मिनोपोज का मतलब क्या हो गया, अब उसमें लेडीज में पीरियड्स रुक चुके हैं, अब पीरियड्स नहीं आएंगे, मिनोपोज हो चुका है, पाउज मतलब रुक चुका है, रजो निवृत्ति हो चुकी है, रज चक्कर बंद हो चुका है। तो उस चक्कर में किस हार्मोन की निष्कासित की मात्रा बढ़ जाएगी? एफएसएस की, टीएसएस की, एसटीएच की, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब जब रजोनिवृत्ति क्या हो जाएगी उस समय क्या होने वाला है, अंडाशय हार्मोन बनाना क्या कर देगा, बंद कर देगा। ठीक है। शरीर इसे ठीक करने की कोशिश में पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलेगा, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन को छोड़ता है, जो क्या यूरिन के साथ ही क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एफएसएच, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि एंड्रोमेट्रियम यानी गर्भाशयी अंतस्तर जो होता है उसकी मरम्मत का काम कौन करता है? एस्ट्रोजन करता है, प्रोटीन करता है, एलएसएस करता है, या एफएसएच करता है? देखो, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ना, वो मादा का मेन हार्मोन होता है ना। ये क्या करता है, मासिक धर्म के बाद क्या करता है, मासिक धर्म मतलब मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद क्या करता है, गर्भाशय की जो आंतरिक परत है एंडोमेट्रियम है उसको दोबारा बनाने में, मरम्मत करने का मुख्य कार्य कौन करता है, हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन ही कर देता है। क्वेश्चन नंबर, मादा में रजो निवृत्ति की आयु क्या होती है? मादा में रजो निवृत्ति की आयु होती है 15 वर्ष, 50 वर्ष, 25 वर्ष, 75 वर्ष। लगभग 50 से 55 वर्ष इसका राइट आंसर, 50 से 55 वर्ष। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है। 29 कहता है क्वेश्चन नंबर हमसे, शुक्राणु में कार्यकीय परिपक्वता, गतिशीलता व निश्चय क्षमता में वृद्धि प्राप्त कहाँ करती है? देखो, ये बोलता शुक्राणु तो बन चुका है पर शुक्राणु अभी तक गतिशील नहीं है, उसमें अभी कार्य की परिपक्वता नहीं आई है, फंक्शनली वो मैच्योर नहीं हुआ है, और उसमें गतिशीलता नहीं है, निश्चन की क्षमता नहीं है। ये सब काम कहाँ पर मिलेगा उसे? एपिडिडाइमस में मिलेगा, अधिवृषण में मिलेगा। ठीक है ना। होता क्या है, वृषण में तो शुक्राणु बन गया, शुक्राणु जाएगा कहाँ पर, अधिवृषण में, वहां जाके स्टोर होने वाला है, और यहीं पर वो तैरना यानी गतिशीलता, अंडाणु में यानी उसमें हाइलोरोडिनेज एंजाइम वगैरह बनना, एक्रोसोम का बनना, ये सब काम वहीं पर होते हैं। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब, अधिवृषण शीर्ष। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि युग्मनज में सूत्री विभाजन के फलस्वरूप निर्मित होने वाली 8 से 16 कोशिकीय ठोस संहति कहलाती है। अब युग्मनज है, युग्मनज में क्या होने वाला है, माइटोसिस होने वाला है, यानी विदलन होने वाला है। उस विदलन से एक संरचना बनेगी, उसका नाम क्या होने वाला है, हमारा मोरूला, है ना। 8 से 16 एक ठोस संहति, एक संरचना बनेगी, उसका नाम क्या होगा, मोरूला। ऑप्शन नंबर से। देखो एक ट्रिक बताता हूँ, ये देखो 2n नाम का एक युग्मनज बन गया। ठीक है। अब युग्मनज में क्या होने वाला है, हमारा क्लीवेज होने वाला है। क्या होने वाला है, क्लीवेज होने वाला है। इस क्लीवेज होने के बाद क्या होने वाला है, हमारा मोरूला अवस्था बनेगी। मोरूला बनने के बाद कौन सी अवस्था बनेगी, बताओ बताओ, ब्लास्टूला बनेगी। क्या बनेगी, ब्लास्टूला। उस ब्लास्टूला के बाद कौन सी बन जाएगी, गैस्ट्रूला अवस्था बन जाएगी। तो एक ट्रिक याद करना, आप कौन सी ट्रिक याद करोगे उसके लिए, उस ट्रिक का नाम क्या होगा, मैंने जैसे एक ट्रिक का नाम लिया, CMBG। सी से क्लीवेज, युग्मनज में क्लीवेज होगा, फिर मोरूला आ जाएगी, मोरूला के बाद ब्लास्टूला आ जाएगी, ब्लास्टू के बाद गैस्ट्रूला अवस्था आ जाएगी, है ना। तो आपको ये सीक्वेंस भी कई बार पेपरों में पूछते हैं, हमसे बार बार पूछते हैं, इसलिए आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए। हमारे पास युग्मनज तो बन गया, युग्मनज के बनने के बाद उसमें क्लीवेज होगा, क्लीवेज के बाद उसके मोरूला अवस्था आएगी 8 से 16 कोशिका वाली, फिर ब्लास्टूला आएगी, फिर गैस्ट्रूला अवस्था आ जाएगी। ठीक है। ऐसे इजी क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 31 देखो, शुक्राणु का वह भाग जो अंडाणु में भेदने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अब अंडाणु को भेदना बहुत जरूरी है ना? अंडाणु को भेदने के लिए एक्रोसोम के पास कुछ एंजाइम है, उसे बोलते हैं हाइल्यूरोडिनेज एंजाइम। वो सब कहाँ मिलते हैं? शुक्राणु के टिप वाले पार्ट एक्रोसोम में मिलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 32 हमसे सिंपल ही बोलता है, निम्न में से कौन सा हार्मोन मानव अपरा प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं भाई। एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, इसे एचसीजी बोलते हैं भाई, ये तो निकलता ही है। प्रोलैक्टिन, ये नहीं निकलता। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये सब हार्मोन निकलते हैं ये वाले तो। बट प्रोलैक्टिन कहाँ से निकलता है? ये निकलता है पीयूष ग्रंथि से। कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। जो किसके लिए जिम्मेवार है? दुग्ध के उत्पादन के लिए, है ना, मिल्क फॉर्मेशन के लिए प्रोलैक्टिन जिम्मेवार होता है। आपको पता है ना? भ्रूण की प्रथम गतिशीलता व उसके सिर पर बाल गर्भावस्था के कौन से माह में देखे जाते हैं? ये आपको पहले से पता है, लगभग 5वें माह में देखे जाते हैं। कौन से माह में? लगभग 5वें माह में। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल सही है, 5वें माह में। ठीक है, 5वें माह में। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है कि HCG/HPL ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन और HPL ह्यूमन प्रोलैक्टिन लैक्टोजन हार्मोन व रिलैक्सिन मादा में उत्पन्न होते हैं केवल प्रेगनेंसी के दौरान। इस प्रेगनेंसी के अलावा वो कभी भी उत्पन्न नहीं होते हैं। उस प्रेगनेंसी के अलावा कभी भी उत्पन्न नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि भ्रूण को अपरा से जोड़ने वाली संरचना कौन सी होती है? तो वो एमनियन झिल्ली नहीं, विलेटराइन झिल्ली नहीं, कोरियन झिल्ली नहीं, गर्भनाल। अम्बिनियल कोड जो होती है ना, वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्बिनियल कोड। ठीक है ना? अपने इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? भ्रूण को अपरा से जोड़ने वाली संरचना। असल में भ्रूण को और माता को जोड़ने वाली संरचना तो अपरा है, पर अपरा को और भ्रूण को जोड़ने वाली संरचना का नाम क्या हो जाएगा? अम्बिनल कोड हो जाएगा, है ना? हम पढ़ते हैं ना अम्बिनल कोड, गर्भनाल। गर्भनाल एक ऐसी नली है जो डेवलप हो रहे भ्रूण को ना माता के अपरा से जोड़ती है। इसी के माध्यम से क्या होता है? माता के रक्त से ऑक्सीजन और पोषक तत्व भ्रूण तक पहुंचते हैं और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो, ये तो हो गए अपने सारे एमसीक्यूज। अब थोड़े से अपने जो अपने फिल इन द ब्लैंक्स है वो खत्म करते हैं 5-7 मिनट में। ठीक है। 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को मैंने अभी बताया था मोरूला कहते हैं, कोई खास बात नहीं है। लीडिंग सेल्स क्या काम, लीडिंग सेल्स पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम करता है, जब जाके एंड्रोजन के संश्लेषण व स्त्राव को उद्दीपित करता है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, लीडिंग सेल क्या निकालेगी? एंड्रोजन हार्मोन निकालेगी, जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, जहां से टेस्टोस्टेरोन मेन हार्मोन निकलता है। ठीक है ना? ये सब आपने पढ़ा था। ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भ्रूण के अंतरोपण के बाद, यानी भ्रूण इम्प्लांट हो चुका है, उसके बाद पोस्ट कोरक परत होती है, यानी ट्रोफोप्लास्ट जो लेयर होती है, उसमें कुछ अंगुलिनुमा प्रवर्ध निकलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाई बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मानव में सहगर्भता की औसत अवधि लगभग 9.5 माह होती है, जिसे क्या कहते हैं? गर्भावधि। ठीक है ना? इसे क्या बोलते हैं? गर्भावधि बोल देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है आपसे? यानी इसे गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मादा प्राइमेटों के जनन चक्र को क्या कहते हैं? अपने रज चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रज चक्र, आतर्व चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल देते हैं। ठीक है। एक परिपक्व पुटक से अंडाणु के मौजूद होने की प्रक्रिया को हम अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन कह देते हैं। आपको ये लाइन याद करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि मानव में गर्भाशय की आकृति कैसी होती है? उल्टी नाशपाती के समान, इन्वर्टेड पीयर शेप्ड होती है। ये भी आपको आना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर पर कर्मिक परिवर्तन होते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारे अभी एमसीक्यूज में आए थे और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। और अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि सर्टोली कोशिकाएं जो होती है वो विकासशील शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। ये भी हमारे अभी एमसीक्यूज क्वेश्चन में आया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि मांसपेशियों से निर्मित गर्भाशय के मध्य स्तर को क्या कहते हैं? अपने मायोमेट्रियम। गर्भाशय के 3 लेयर होती है, पहले एपिमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, फिर एंडोमेट्रियम होता है। बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मांसपेशियों से निर्मित तो पढ़ लिया अभी, अंडवाहिनी का कीपनुमा भाग जो अंडाशय के समीप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। डिंबवाहिनी के 3 पार्ट होते हैं, सबसे पहले अंडाशय के पास इनफंडिबुलम, फिर एम्पुला, फिर इस्थमस। ठीक है ना? ये आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि हार्मोन गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करता है, वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसे अपने प्रसव हार्मोन भी बोलते हैं, यानी प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोल देते हैं, है ना? और
क्योंकि असल में क्या करता है, बच्चे के जन्म में क्या करता है, हेल्प करता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है, ताकि बच्चा को डिलीवरी में थोड़ा क्या होता है, सुगमता हो सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि परिपक्व मादा युग्मक अंडाणु के निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम अंडजनन, oogenesis कह देते हैं। शुक्राणु शिश के अग्र भाग में स्थित एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काई में होता है, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। शुक्राशय तरल में प्रोस्टाग्लैंडिन्स, स्कंदक कुछ प्रोटीन्स और शर्करा भी मिलती है, जैसे कि फ्रुक्टोज, शुगर, ये सभी सीमन के अंदर मिलती है, ये सभी सीमन के अंदर मिल जाती है, तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। कहीं पर अगर रेप वगैरह होता है तो हम अगर ये सब कुछ मिल जाता है तो हम मानते हैं कि वहाँ पे सीमन भी होगा, है ना। ये सब कुछ देख लेते हैं। मादा मानव में प्रथम बार ऋतुस्राव होने को हम क्या बोलते हैं, रजोदशन, जो लगभग 12 से 14 साल की एज में हो जाता है। अंडोत्सर्ग के दौरान ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन व फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन दोनों का स्तर अधिकतम हो जाता है। ठीक है ना। ओवुलेशन कब होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड के लगभग 14 डेज पे होता है, 14वें दिन पे होता है। अंडोत्सर्ग के दौरान, तो पढ़ लिया ना, मानव में गर्भावधि लगभग 280 दिन, 9.5 माह की होती है, जिसे अपने गेस्टेशन पीरियड या गर्भावधि बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं, जो गतिशीलता हेतु ऊर्जा पान करते हैं। हमसे पूछते हैं शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं, शीर्ष में, मध्य में, पूंछ में, गर्दन में, तो हमें याद रखना मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं, जो शुक्राणु की गतिशीलता का सबसे मेन कारण है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि अंडजनन क्रिया के अंतर्गत एक द्विगुणित कोशिका एक अंडाणु उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे सिंपल सी एक बात कह रहा है, जो खास बात नहीं है। oogenesis की जो क्रिया होती है, उसमें जो एक डिप्लॉइड सेल होती है, उससे एक अंडाणु बनता है, सिर्फ एक ही। ह्यूमन में तो 1 से 4 शुक्राणु बन जाते हैं, पर यहाँ पे 1 से 1 ही बनता है। सेकेंडरी oocyte अपने चारों ओर एक लेयर बनाता है, उस लेयर का नाम क्या होता है, ज़ोना पेलुसिडा। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। वीर्य यानी सीमन का निर्माण शुक्राशय तरल और शुक्राणु द्वारा होता है। वीर्य में, सीमन में क्या क्या होता है, एक शुक्राशय से निकलने वाला, सेमिनल वेसिकल से निकलने वाला लिक्विड, और साथ में स्पर्म होते हैं। रोपण यानी इम्प्लांट के बाद पोस्ट कोरक यानी ट्रोफोप्लास्ट पर एक अंगुलिनुमा प्रवर्ध कोरोनिक विलाई दिखाई देते हैं ना, जो मैंने अभी पढ़ा था। प्रत्येक वृषण में लगभग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने होते हैं, 250 होते हैं। कितने होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, 250 होते हैं, जिन्हें हम वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। अब ये कहता है प्यूबर्टी के समय, यौवना आरंभ के समय हाइपोथैलेमस द्वारा स्थापित GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, पर्याप्त मात्रा में वृद्धि होती है जिससे, है ना। क्वेश्चन 26 लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। मानव में 1 माह की सगर्भता के बाद भ्रूण का हृदय डेवलप हो जाता है, यानी 1 माह में हृदय, बाकी 5 माह में लगभग सारा भ्रूण विकसित हो जाता है। तो इस तरह से हमने आज सिर्फ एमसीक्यूज और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स किए हैं। अब हम लघुत्रात्मक और बड़े वाले क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।